गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। एक बार पुनः आप लोगों का सब स्वागत है एवरग्रीन कोचिंग क्लासेस में। मैं ऋषभ आप लोगों को पुनः हिंदी की कक्षा में लेकर आ गया हूं शब्द विचार। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं शब्द विचार का वीडियो। देखिए, इसके पहले आपने वर्ण विचार के बारे में पढ़ा होगा, अब पढ़ रहे हैं आप शब्द विचार। तो इसमें हम पढ़ेंगे शब्द विचार, शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे कैसे शब्द बने, कौन कौन से शब्द होते हैं, इनकी रचना क्या क्या होती है, इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, फिर इनमें आने वाले जैसे संधि संज्ञा सर्वनाम विशेषण, इन सबों को पढ़ेंगे। और उसके बाद इनमें जितने शब्द में जो भी चीज़ें आएंगी उसे हम लोग एक तरह से मतलब क्रम वाइज, ताकि आप लोगों का कुछ भी न छूटे। ठीक, या आपका ऐसा ना हो कि मैं कोई जो अभ्यास है चाहे कोई अध्याय है वो छूट जाए, ऐसा नहीं होगा। एकदम क्रम वाइज हम लोग चलेंगे। आप लोगों से मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अब अपनी फेयर कॉपी बना लिए होंगे और जब भी वीडियो देखने बैठें या वीडियो देखें तो कापी और कलम लेकर के ही बैठें, क्योंकि इंपॉर्टेंट नोट को नोट करते रहेंगे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। अच्छा, चलिए हम स्टार्ट करते हैं शब्द विचार। शब्द विचार, देखिए यहाँ पर हेडिंग पड़ी हुई है शब्द विचार और मैंने पुनः हेडिंग डाली है शब्द। शब्द कैसे बनता है, जो आपने वर्णों को पढ़ा है, जो कि हिंदी वर्णमाला के जो वर्ण है वह मिलकर के जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। तो और उनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। ठीक, तो शब्द किसे कहते हैं, इस बारे में हम बात करें तो वर्णों के योग से शब्द का निर्माण होता है। वर्णों के योग से क्या होता है, शब्द का निर्माण होता है। इनका सार्थक अर्थ होता है। इनका सार्थक अर्थ का मानने का मतलब यह है कि जब हम शब्द का निर्माण करते हैं, किसी शब्द का निर्माण करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, सार्थक अर्थ होता है। ठीक होता है। बिना सार्थक अर्थ का कोई शब्द नहीं होता। बिना सार्थक अर्थ का कोई शब्द क्या है, नहीं होता है। जैसे देख लीजिए माँ, एक शब्द हम लोगों ने निर्माण किया माँ, तो इसका एक अर्थ है कि हम अपनी माता को इस शब्द से क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं। तो एक सार्थक शब्द हो गया। कार्य, कार्य का भी अर्थ होता है कि हम मेहनत कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा का भी कुछ अर्थ होता है। अच्छा का अर्थ क्या होता है, अच्छा का अर्थ यह होता है कि जो चीज है वह साफ सुंदर दिख रही है, वह सभ्य दिख रही है, तो उसे हम कहते हैं कि अच्छा है। ठीक, तो इसी तरह आज बहुत से शब्द हैं हिंदी वर्णमाला में जिनकी क्या है, कुछ ना कुछ अर्थ होते हैं। ठीक, तो इनका निर्माण किससे होता है, इनका निर्माण क्या होता है, वर्णों से होता है। जैसे देखिए कार्य, कार्य का निर्माण कैसे हुआ है, इस कार्य शब्द का ही निर्माण कैसे हुआ है। तो कार्य शब्द का निर्माण देखिए यहाँ पर एक क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ। समझ रहे हैं, यहाँ पर देखिए ऐसे, और इनको मिला दिया हमने तो क्या बन गया है, कार्य बन गया है। ठीक, अच्छा का निर्माण कैसे हुआ है, तो मान लीजिए यह इस तरह आपके अच्छे का निर्माण हुआ है। तो वर्णों के योग से क्या हुआ, वर्णों के योग से शब्द का निर्माण होता है और इनका कुछ ना कुछ सार्थक अर्थ होता है। ठीक, तो उसे हम शब्द कहते हैं। शब्द विचार, अब हमने आपको हेडिंग डाली होगी शब्द विचार, तो आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो शब्द की परिभाषा बता दी, अब शब्द विचार में क्या बताएंगे। तो शब्द विचार में देखिए हम क्या आपको बता रहे हैं, जो यह शब्द है ना, अब ये तो है नहीं कितने ही शब्द हैं, शब्द तो बहुत से हैं, तो इसमें शब्दों के अर्थ, उनके प्रयोग एवं उनके निर्माण तथा उनमें होने वाली अशुद्धियों को दूर किया जाता है। देखिए, शब्द विचार में हम शब्दों का निर्माण करते हैं। शब्द विचार में हम क्या करते हैं, शब्दों का निर्माण करते हैं, उनकी त्रुटियों को दूर करते हैं, उनमें कहाँ पर हमको कौन सा चिन्ह लगाना है, कब हमको विराम का चिन्ह लगाना है, कब हमको अल्प विराम का चिन्ह लगाना है, कब हमें प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाना है शब्दों में, इसका ध्यान रखते हैं। ठीक, उसके बाद इनका प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ पर तत्सम शब्द प्रयोग, कहाँ पर कौन से शब्द प्रयोग होंगे,
इन तमाम चीज़ों का अगर हम अध्ययन व्याकरण में जिस विभाग में करेंगे उसे ही क्या कहेंगे, वर्ण विचार। यानी कि व्याकरण के उस विभाग को वर्ण विचार कहा जाता है, सॉरी उस विभाग को शब्द विचार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शब्द विचार कहलाता है। कौन सा शब्द का विचार क्या कहलाता है, शब्द विचार वह होते हैं जिनके अर्थ है, उनके प्रयोग, उनके निर्माण की जानकारियां प्राप्त करते हैं। व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों की अशुद्धियों के बारे में, शब्दों के प्रयोगों के बारे में, शब्दों की रचनाओं के बारे में, शब्दों की उत्पत्तियों के बारे में तथा उनकी त्रुटियों को दूर करने के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे ही शब्द विचार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, शब्द विचार कहते हैं। शब्द विचार किसे कहते हैं, तो एक बार पुनः ध्यान से सुन लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि हमने कोई शब्द लिखा, वो शब्द गलत लिख दिया। हमने शब्द क्या लिखा, शब्द लिखा और हमने उसे गलत लिख दिया। किसी ने कहा कि यह शब्द गलत लिखा गया है आपका, तो मैंने कहा आप कैसे कह सकते हैं कि ये शब्द गलत है, तो कहेंगे देखिए उन्हें कुछ बात तो बतानी पड़ेगी कि इस वजह से आपका शब्द गलत है। तो क्या बताएंगे हमें, वह कहेंगे देखिए व्याकरण के नियम के अनुसार, व्याकरण का एक विभाग होता है शब्द विचार विभाग, जिसमें आप यह देखिए कि यही शब्द इस तरह से लिखा गया है, यह शब्द किस तरह सही से लिखा गया है। तो यानी कि यह शब्द हमको कहाँ मिला, सही वर्ण विचार में। ठीक, अब हमें कोई शब्द लिखना है, वह शब्द हमें नहीं आ रहा है, उस शब्द का अर्थ हमें नहीं मालूम है। अब हमें शब्द का अर्थ नहीं मालूम है, क्योंकि बहुत से शब्द होते हैं, किसी ने हमसे कोई शब्द कह दिया, हमको उस शब्द का अर्थ नहीं मालूम है, उस शब्द के अर्थ को हम कहाँ ढूंढेंगे। तो हम अपने हिंदी व्याकरण की पुस्तक में जो शब्द विचार रहेंगे उसमें ढूंढेंगे, क्योंकि उन्हीं में उन शब्दों के अर्थ भी मिलेंगे। तो आपको शब्द विचार अच्छे से समझ में आ गया होगा कि शब्द विचार किसे कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, शब्द के प्रकार। तो शब्द 4 प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो शब्द को 4 प्रकार में किस लिए विभाजित किया गया, क्योंकि देखिए शब्द की उत्पत्ति जिस जिस विभाग के कारण हुई, शब्द जैसे जैसे उनका उपयोग हुआ, उनका प्रयोग हुआ, वह किसमें आ गए, वो आपके आ गए शब्द विचार में। उनकी उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है उनके अर्थ के आधार पर, और चौथा है वाक्य के प्रयोग के आधार पर। मतलब शब्द की ये 4 जो कैसे कैसे उत्पन्न हुए, पहला उत्पन्न हुआ उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं, दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक, तीसरा है अर्थ के आधार पर। तीसरा क्या है, अर्थ के आधार पर, और आपका चौथा जो है वह है वाक्य के प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार निर्भर करते हैं। अभी तक आपने जाना शब्द के प्रकार। शब्द 4 प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर शब्द, और एक वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द। अब हम पहले पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द, कि शब्द उत्पन्न कैसे हुए, शब्द आए कैसे। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। शब्द कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। एक तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, चौथा विदेशी शब्द, और 5वां संकर शब्द। 5 शब्द होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। शब्द के भेद 5 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, इसको भी हम आपको बताएंगे। तद्भव शब्द किसे कहते हैं, इसके बारे में बताएंगे। देशज शब्द किसे कहते हैं, इसको भी हम आपको एकदम अच्छे तरीके से समझाएंगे। विदेशी शब्द और संकर शब्द के बारे में हम आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे, ताकि आप लोगों को कोई समस्या न हो। आइए तत्सम शब्द। तत्सम शब्द देखिए, हम किसी भी बिंदु को छोड़ेंगे नहीं, किसी भी पॉइंट को जो आप होगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। प्रत्येक पॉइंट को हम आपको एकदम विस्तार पूर्वक बताते हुए चलेंगे, ताकि आपको हिंदी में इसकी बात कभी भी दिक्कत न हो, समस्या न हो। इसलिए हम किसी पॉइंट को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो आपकी हेडिंग पर ये तत्सम शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो तत्सम शब्द को जानने से पहले हम जानेंगे हिंदी की उत्पत्ति। क्या जानेंगे,
हिंदी की उत्पत्ति, कि हिंदी पैदा कहाँ से हुई, हिंदी पैदा कहाँ से हुई। तो हिंदी को जानने के लिए, हिंदी की उत्पत्ति को जब जानेंगे तब हम जानेंगे तत्सम शब्द। देखिए भाषा एक परिवर्तनशील होती है, भाषा में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, ठीक। भाषा में हमेशा से सदैव से कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहा है और यह आगे होता रहेगा, ठीक। इसमें कोई समस्या नहीं है। तो क्या है कि भाषा में हमेशा क्या होगी, परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक। जैसे समाज में परिवर्तन होता है, जैसे कल्चर में, माहौल में, हमारे सांस्कृतिक में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ नई चीज़ें आती हैं, पुरानी चली जाती हैं, कुछ नई चीज़ों को हम लोग निकाल देते हैं अपनी संस्कृति में आई हुई को और पुनः पुरानी को धारण कर लेते हैं। ऐसी जो हमारी परंपरा चलती रहती है, तो इसमें भाषा भी क्या होगी, बदलती रहती है। भाषा में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। तो आइए देखते हैं हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी का विकास कैसे हुआ। तो आप जानते हैं जगत जननी भाषा को संस्कृत कहा जाता है। जगत जननी भाषा संस्कृत है, यानी सभी भाषाओं की जन्मदात्री किसे कहते हैं हम लोग, संस्कृत को कहते हैं। कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो सभी भाषाओं की जन्मदात्री, ठीक। हम पढ़ रहे हैं तत्सम शब्द के बारे में, ठीक है। तो तत्सम शब्द क्या होता है, देखिए हम आपको बताएंगे। हमारी सभी भाषाएं की जगत जननी भाषा कौन सी है, संस्कृत। संस्कृत भाषा जब आई तो संस्कृत भाषा बहुत ही कठिन थी, जैसा वेदों में लिखा गया है। सभी लोग इसे नहीं पढ़ पाते, इसे पढ़ने में बहुत ही मेहनत और कठिनाई होती थी। तो उसको थोड़ा सरल किया गया, तो बनी भाषा कौन, वैदिक भाषा बनी। कौन बनी, वैदिक भाषा। लेकिन इसको भी, यह भी भाषा कठिन थी, तो सभी लोगों, सभी चीज़ों को, भाषाओं को जान नहीं पाती थी और सभी लोग अच्छे से शिक्षित नहीं हो पाते थे। तो इसमें हमारे उस समय के ज्ञानी लोगों ने क्या किया, कुछ विकास किया और अंत में बनाया उन लोगों ने लौकिक भाषा। लौकिक भाषा बनी तो एक या कुछ दूर तक फैली, कुछ इसका विस्तार हुआ, वेद ग्रंथ आदि लिखे गए, तमाम चीज़ें लिखी गई। लेकिन क्या था कि अभी भी मानव समाज का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा इन सभी भाषाओं से क्या था, दूर था। इसीलिए वह क्या था, शिक्षित नहीं था। उसके बाद आप जानते होंगे कि महात्मा बुद्ध, आपने महात्मा बुद्ध का नाम जरूर सुना होगा। महात्मा बुद्ध ने एक भाषा की रचना की जिसको कहा जाता है पाली। उन्होंने अपने उपदेश, उन्होंने अपने सद्ग्रंथ जो बौद्ध धर्म के हैं उसको किसमें बताया, पाली में बताया। किसमें बताया, पाली में, पाली भाषा में उन्होंने बताया, ठीक। इसके पाली भाषा के बाद कुछ और भाषा में विकास हुआ। उसके बाद बनी प्राकृतिक भाषा। क्या बनी, प्राकृतिक भाषा बनी, ठीक। प्राकृत भाषा के बाद अपभ्रंश का निर्माण हुआ। किस भाषा का निर्माण हुआ, अपभ्रंश का निर्माण हुआ। और धीरे धीरे इसी के साथ सौर श्रेणी का विकास हुआ और उससे हमारी हिंदी उत्पन्न हुई। अब देखिए हम आपको पढ़ा रहे थे तत्सम, लेकिन इसमें हमने आपको बताया हिंदी की उत्पत्ति। हिंदी उत्पन्न कहाँ से हो रही है, संस्कृत से, वैदिक, लौकिक, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद जाकर के सौर श्रेणी का निर्माण हो रहा है। तो संस्कृत के कुछ शब्द जो थे, संस्कृत के जो कुछ शब्द थे वह क्या हुए, संस्कृत के कुछ शब्द जो थे वह आपके इस हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन हुए आ गए। क्या हुए, बिना परिवर्तन हुए आ गए। मतलब जो संस्कृत में शब्द प्रयोग होते थे उनका परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब उनको वो जैसे के थे तैसे ही, संस्कृत के शब्द जैसे थे वैसे ही हिंदी में आ गए। अब जरूरी तो है नहीं कि सभी शब्दों का परिवर्तन किया जाए, कुछ शब्द तो उसके ही रहेंगे, कुछ शब्द क्या रहेंगे, उनके ही रहेंगे, वो चले आए इसमें। क्योंकि हम सभी शब्दों के अर्थों को लोग नहीं बदल पाए, तो उनको क्या किए कि उनको उसी तरह लेकर के कहाँ चले आए, हिंदी में लेकर चले आए। तो तत्सम शब्द क्या होता है, वे शब्द जो किससे लिए गए हैं, संस्कृत भाषा से लिए गए। किस भाषा से लिए गए हैं, संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। वे शब्द जो
संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना रूपांतरित हुए आए हैं उन्हें ही तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? प्रश्न आता है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द संस्कृत भाषा से, जिनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, जिनके अंदर कोई काट छांट नहीं की गई, जिनके वर्णों को थोड़ा सा भी नहीं बदला गया, ठीक, वो उसी तरह हिंदी भाषा में चले आए तो क्या कहा है? तत्सम कहलाए। यानी कि अगर हमसे कोई पूछे तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना रूपांतरित हुए आए हैं, उन्हें ही तत्सम शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक, उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द जान गए कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से, देखिए संस्कृत से यहां से चले गए कोई शब्द, तो वे शब्द वैदिक में भी आए, वही लौकिक में भी आए, पाल में भी वे शब्द आए, प्राकृत में भी वे शब्द आए, अपभ्रंश में भी आए, और सौर श्रेणी का जब विकास हुआ, जब हिंदी का विकास हुआ, तो वे शब्द वैसे ही किसमें चले आए? हिंदी में चले आए। उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उनमें क्या हुआ? कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो वे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में बिना रूपांतरित हुए चले आए, उन्हें ही तत्सम शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए प्रथम तत्सम शब्द है। प्रथम क्या है? तत्सम शब्द है, क्योंकि संस्कृत में भी ऐसे लिखा जाता है और हिंदी में भी यह ऐसे ही लिखा जाता है। और प्रथम का अर्थ होता है एक या पहला। ये दोनों क्या है? ये दोनों तत्सम नहीं है, क्योंकि ऐसे शब्द का प्रयोग कहीं संस्कृत भाषा में नहीं होता है। ऐसे शब्द का प्रयोग कहीं पर भी संस्कृत भाषा में नहीं होता है। ठीक, इसलिए ये क्या है? ये तत्सम नहीं है। लेकिन यह शब्द जो है हमारा, वह क्या है? तत्सम है। क्या है? तत्सम है। रात्रि, संस्कृत में भी हम रात्रि ही लिखते हैं। संस्कृत में भी हम क्या लिखते हैं? रात्रि ही लिखते हैं। तो संस्कृत भाषा में भी इसका प्रयोग इसी तरह होता है। तो यानी कि इसका क्या है? यह बिना परिवर्तन हुए हिंदी में चला आया है रात्रि। तो इसे हम क्या कहेंगे? तत्सम शब्द कहेंगे। ठीक, अब इसी में है अगली हेडिंग तद्भव। क्या है? तद्भव। तद्भव के बारे में भी जानेंगे कि तद्भव किसे कहते हैं। तद्भव किसे कहते हैं? जैसे तत्सम शब्द आप लोगों ने पढ़ा कि तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, जिनके क्या है? जिनके वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। जैसे वे संस्कृत में थे वैसे वह हिंदी में, तो तत्सम कहलाते हैं। अब बात आती है तद्भव शब्द की। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव शब्द क्या होता है? देखिए हिंदी की वर्ण जो शब्द माला है वो बहुत बड़ी है, शब्द श्रृंखला बहुत बड़ी है, इसमें बहुत से शब्द हैं तत्सम तद्भव। तो तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो तत् का मतलब होता है उसी से, भव का अर्थ होता है क्या? पैदा होना। जो शब्द तत्सम से पैदा हुआ है, जो शब्द तत्सम से ही पैदा हुआ है, उन्हें तद्भव कहते हैं। ठीक, देखिए तत्सम शब्द थोड़ा सा कठिन शब्द होता है। तत्सम शब्द जो होता है वो कठिन होता है, उच्चारण में उसकी कठिनाई होती है। उच्चारण में क्या होती है?
कठिनाई होती है, तो इसलिए उसको सरल बना दिया गया। उसको क्या बना दिया गया? सरल बना दिया गया। उसे तद्भव कहते हैं। देखिए जो शब्द तद्भव होता है, तो जब तत्सम का अर्थ होता है वही तद्भव का अर्थ होता है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर लिखा प्रथम। प्रथम का होता है पहला। प्रथम का अर्थ होता है पहला। जैसे हमने कहा कि हमने कक्षा में प्रथम अंक प्राप्त किया है, मैं कक्षा में अपने प्रथम आया हूँ, प्रथम स्थान पे आया हूँ। या मैं कहूँ कि मैं अपनी कक्षा में पहले स्थान पे आया हूँ, पहला स्थान है मेरा मेरी कक्षा में, तो क्या है? दोनों का अर्थ एक ही हुआ, दोनों शब्द का अर्थ एक ही हुआ। तो लेकिन जो प्रथम है यह क्या है? यह तत्सम है, और जो पहला है वो क्या है? तद्भव है। तो यानी कि जो शब्द तत्सम से ही बने हुए हैं और थोड़ा तत्सम से क्या है? सरल है, उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। तत्सम और तद्भव में अंतर। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी कठिनाई हम लोगों को होती है तत्सम और तद्भव में अंतर की, कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तद्भव है। बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि बहुत अधिक शब्द श्रृंखलाएं हैं और हमें पहचानने में बहुत अधिक ही समय लगता है तत्सम तद्भव बताने में। ठीक, तो आपके सामने बहुत से शब्द आएंगे, तो आज मैं पहचान बता देता हूँ। कुछ पहचान मैं बताऊंगा जिसे आप जान करके उनमें क्या करेंगे? अंतर ढूंढ लेंगे। क्या करेंगे? अंतर ढूंढ लेंगे तद्भव और तत्सम में। कौन तद्भव है, कौन तत्सम है? देखिए संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर मतलब संयुक्त वर्ण से बने अधिकतर शब्द तत्सम होते हैं। संयुक्त वर्ण से अधिकतर बने हुए शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। ठीक, दूसरी चीज, दूसरी पहचान अनुनासिक। अनुनासिक जिनका प्रयोग क्या होता है? नाक मुंह से होता है अनुनासिक। ठीक, जिनका प्रयोग क्या होता है? नाक और मुंह से होता है, जिसके ऊपर शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु होती है, जिसे चंद्राश्वार कहते हैं। जिस शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ हो वह शब्द कभी भी तत्सम नहीं होगा। जिस शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हो वह शब्द कभी भी तत्सम नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में वह शब्द क्या होगा? तत्सम नहीं होगा। ताड़नजात वर्ण, ताड़नजात वर्ण से बने शब्द भी तद्भव होते हैं, जैसे लड़का, पढ़ना, पढ़ाई। ठीक, ये क्या है? यानी कि ताड़नजात वर्ण जो है आपके, ठीक, इनसे बने शब्द भी क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। निरुनासिक जिसपे यह मात्रा होती है, अयोगवा की अंक की जो मात्रा होती है, निरुनासिक से बने शब्द सदैव तत्सम कहलाते हैं। क्या होते हैं? तत्सम कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पंचम, क्या है? पंचम। इस पे हमने किसकी मात्रा दी है? न जैसे उच्चारित होने वाले की हमने क्या किया? मात्रा दी है, निरुनासिक की मात्रा दी है। तो पंचम ये क्या है? यह तत्सम है, यह तत्सम है। ठीक, और यह पांच, पांच क्या है? तद्भव है। क्या है? तद्भव है। तो मैंने तत्सम और तद्भव में आप लोगों को बताया कि तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं। तत्सम और तद्भव में अंतर क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि वे तत्सम है और वे तद्भव है। तो संयुक्त अक्षर से जो शब्द अधिकतर बने होते हैं वो हमेशा क्या कहलाते हैं? अधिकतर शब्द तत्सम कहलाते हैं। लेकिन अनुनासिक से प्रयोग से जो भी शब्द बनता है जिसपे चंद्र बिंदु लगा होता है, चंद्रस्वार लगा होता है, वह शब्द किसी भी परिस्थिति में क्या होगा? तत्सम नहीं होगा, वह सदैव तद्भव ही होगा। ठीक, फिर है ताड़नजात वर्ण। ताड़नजात वर्ण देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनसे बने शब्द भी क्या होते हैं? तद्भव होते हैं, जैसे लड़का, पढ़ना आदि। फिर निरुनासिक, निरुनासिक से बने शब्द सदैव क्या होते हैं? तत्सम कहलाते हैं, जैसे पंचम। और एक पांचवी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हिंदी में कोई वर्ण आप पढ़ें और वह कठिन लगे, वह क्या लगे? उसकी उच्चारण में कठिनता हो, तो वह जान जाइएगा कि वह शब्द क्या है? तत्सम है। अगला वीडियो आप लोगों को इसके बाद मिलेगा। धन्यवाद।